लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सबको हंसाते हंसाते वो कौन सी बात कह दी जिसे बीजेपी सुनना ही नहीं चाहती। प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर से जो कहा उसे सुनकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए जेनजी की याद कैसे आई। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को कैमरा एंगल पर ऐसी क्या सलाह दे डाली जिससे सदन हंसने लगा। परीक्षा सुधार के लिए बनी नई समिति में किसके जिक्र से कांग्रेस के सांसदों ने तो ठहाका लगाया, लेकिन बीजेपी के सांसद असहज हो गए। सरकार ने प्रियंका गांधी से क्यों माफी मांगने को कहा। कैसे जेनजी को साधने के लिए लोकसभा में हुई एक नई कोशिश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जेनजी की भाषा में क्या कहा। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष को डिल्यूलू बताया, तो एनसीपी की सुप्रिया सुले ने क्यों कहा कि आप भी डिल्यूलू मत रहना। जेनजी की भाषा में अगर मैं कहूं तो डिल्यूलू इज द सोलूलू। इसका मतलब आप समझें तो ठीक है, वरना आगे बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही। सबसे ज्यादा हंगामा हुआ प्रियंका गांधी के भाषण पर। शुरू में भाषण बहुत भावुक कर देने वाला था, फिर उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए और बीच बीच में ऐसे मौके भी बनाए जब स्पीकर भी हंसने लगे। हमारा वीडियो याद होगा आपको, जेनजी ने हंसते हंसते सरकार को रुला दिया। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। इसकी शुरुआत हुई जब प्रियंका गांधी ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए बनी हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें एक पूर्व आईबी प्रमुख हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक हैं और अब ये खुद आप ही सुन लीजिए और देखिए उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से क्या और किस अंदाज में अपनी बात कही। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। शायद यही बात इस सरकार को सबसे ज्यादा परेशान करती है। विरोधी ने सवाल ही नहीं पूछा, वो मुस्कुराने भी लगा। इससे सत्ता की बनाई हुई गंभीरता आधी वहीं खत्म हो जाती है। यही जंतर मंतर में भी दिखाई दिया। इसके बाद जेनजी की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया वीडियो पर भी सीधा तंज कसा। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जनरेशन जागरूक है, समझता है। झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। ये छोटा सा पल था, लेकिन इसने पूरी बहस का फर्क दिखा दिया। एक तरफ सरकार जो हर असुविधाजनक तथ्य पर नाराज हो रही थी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो हंगामे के बीच अध्यक्ष से कह रही थी मुस्कुरा लीजिए। भाषण के अंत में उन्होंने सरकार पर कई हमले किए और भाषण के आखिर में जो कहा वो कुछ जंतर मंतर पर जेनजी और पुलिस के बीच जैसी बातचीत लगी। हर लाठी जो किसी लड़की पर,
किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। भाषण की शुरुआत प्रियंका गांधी ने अपने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दौरे से की। इस दौरे में उन्होंने एक घायल छात्रा की मां से मुलाकात की। वो काफी भावुक लगी और फिर वो आक्रामक हो गई। सवाल उठा, पैलेट गन इस्तेमाल करने और लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का आदेश किसने दिया? इसके बाद उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जताई। बस इसके बाद सत्ता पक्ष खड़ा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे प्रहलाद जोशी का चरित्र हनन बताया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इसके प्रमाण देंगी। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा इंदिरा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च
लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये जो नीचे कान बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं, चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा? सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। दरअसल 18 अक्टूबर 2022 को प्रहलाद जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का बचाव किया था। उन्होंने कहा था, जो कुछ हुआ वो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक हुआ। एक समय तक जेल में रहने के बाद रिहा होने का प्रावधान कानून में है और इस मामले में वही प्रावधान इस्तेमाल किया गया। ये पूरी तरह से कानूनी है। यही बात उन्होंने एनडीटीवी के कैमरे पर भी कही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। इस फैसले का उन दिनों बहुत विरोध हुआ और जोशी केंद्र सरकार के पहले बड़े मंत्री थे जो खुलकर दोषियों की रिहाई के बचाव में आए। और रिकॉर्ड क्या है? 3 मार्च 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। वो उस समय गर्भवती थीं। उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर ले जानी पड़ी। मुकदमा मुंबई में चला। 11 लोगों को सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। केंद्र सरकार ने भी उनकी रिहाई को मंजूरी दी। वो जेल से बाहर निकले तो मिठाइयाँ बांटी गईं, उनको माला पहनाई गई, जोरदार उनका स्वागत हुआ। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का वही फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को यह फैसला करने का अधिकार ही नहीं था। मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए रिहाई पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना था। इतना ही नहीं, जिस पुराने सुप्रीम कोर्ट आदेश के आधार पर गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई का रास्ता बनाया था, उसमें एक दोषी ने जरूरी तथ्य छिपाकर अदालत को गुमराह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत के साथ धोखा कहा और सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटने का आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बताया कि फैसला कानूनी नहीं था, तब क्या प्रहलाद जोशी ने अपना पुराना बयान वापस लिया? क्या उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई? क्या उन्होंने बिल्किस बानो से माफ़ी मांगी? क्या उन्होंने केंद्र सरकार की सहमति पर सवाल उठाया? रिकॉर्ड में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लोकसभा में बहस के दौरान अपने भाषणों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोशिश रही कि जेनजी को लुभाया जाए और इसलिए उनकी भाषा के कुछ शब्दों को कई सांसदों ने अपने भाषणों में शामिल किया। सबने ये दिखाने की कोशिश की कि वो जेनजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बिल पर चर्चा के दौरान एग्जाम सिस्टम की बात करते हुए कहा, मोदी जी क्लॉक्ड इट, मतलब मोदी जी ने एकदम सही पकड़ा।
ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. जबकि स्वराज की ही पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिस तरह से जेनजी ने सरकार से सवाल पूछा, सरकार की जिम्मेदारी तय की, ये एकदम ठीक किया। सूर्या ने कहा कि इससे बड़ा डिलुलू कुछ नहीं कि विपक्ष को यह लगता है कि यूथ उनके साथ है। डिलुलू मतलब भ्रम में रहना, ख्याली पुलाव। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। इसके जवाब में एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि आप भाई डिलुलू में मत रहना कि जेन जी आपके साथ है। युवा किसके साथ हैं ये 2029 में पता चलेगा। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में, और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगी, तब देखा जाएगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एमआईए, फोमो और डिलुलू जैसे जेनजी के शब्दों का इस्तेमाल किया। जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं। जेनजी के भाषा में 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। अरे सुनो, आगे 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 आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। मैंने आपको कहा था डिलुलू इज द सोलुलू, यानी कभी कभी हकीकत की चिंता छोड़ने और अपनी बड़ी कल्पनाओं में रहने से ही मुश्किलों का समाधान मिलता है। कठिन समय में अत्यधिक आशावादी बने रहना ही इस सोच का सार है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अलग किस्म का वीडियो पार्लियामेंट इस समय चल रही है। अगर आपको ये पसंद आया तो हम और इस तरह की वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब करेंगे तभी बेल आइकॉन दबा पाएंगे। बेल आइकॉन दबाने से मुझे बताया गया कि एक सूचना आती है आपके पास कि हमारा नया वीडियो आने वाला है। उसको देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कीजिए। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कई लोगों ने ऐसा किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपके कई कमेंट्स भी शामिल करूंगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत से संदेश हमारे पास आ रहे हैं, बहुत पुराने साथी अब जुड़ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा मैं बहुत सारे संदेशों के जवाब भी देता हूँ, बहुत समय जाता है इसमें, लेकिन आपसे रिश्ता बन गया है तो अब यही है। धन्यवाद।